नमस्ते। हमने पिछले वीडियो के अंदर अग्निपथ जो योजना है 14 जून 2022 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो अनाउंस की गई थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि उसके बारे में बहुत सारे छात्र जो हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे। कहीं कहीं तो आंदोलन जो है उग्र हो चुका है, उसको भी हम समझेंगे। पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं जिनकी वजह से जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो पहली जो खामी है वो ये है कि सरकार ने बोला है इसके अंदर कि आपको सिर्फ 4 साल के लिए जॉब करनी है। तो 4 साल के बाद सरकार के पास ऐसा क्या है, मतलब सरकार ने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि वो आगे 4 साल के बाद जो अग्निवीर है, इस योजना का नाम है अग्निपथ, और जो इसके अंदर जो भर्ती होंगे, जो फौजी भर्ती होंगे, उन्हें अग्निवीर कहा गया है। तो जो अग्निवीर है उनको 4 साल के बाद आप कहाँ पे जॉब दोगे, क्या आपके पास उनके लिए आगे के लिए फ्यूचर प्लान है, वो सरकार ने जो अग्निवीर हैं या जो फौजी हैं इस योजना के तहत भर्ती होने वाले, उनके बारे में नहीं बताया है। ठीक है, दूसरी उन्होंने कहा कि हम आपको 4 साल के बाद कोई भी पेंशन नहीं देंगे। जैसे अभी बेसिकली क्या होता है कि जो आर्मी में होता है, जो फौजी होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनकी लास्ट जो सैलरी होती है, जब वो रिटायरमेंट आते हैं, उनके बाद उनको लगभग 50% जो लास्ट सैलरी थी उनकी, उनसे 50% उनको एक पेंशन के रूप में दी जाती है। वो जब तक हैं तब तक उन्हें मिलती है, उसके बाद उनके साथ मतलब वो नहीं है इस धरती पे, तो उसकी जो पेंशन है, उनकी जो पेंशन है वो उनकी वाइफ को मिलती है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम है। लेकिन अग्निपथ जो योजना है इसके तहत सरकार ने कहा है कि हम कोई भी पेंशन नहीं देंगे। पेंशन की जगह है हम आपको एक 11.71 लाख रुपए का एक कॉर्पस, जो आपका फंड है, कॉर्पस फंड बोला गया, अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये फंड जो है ये फंड आपको हम दे देंगे। ठीक है, यही फंड आपको मिलेगा जब आप 4 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे। तो यहाँ पे जो छात्रों का कहना है, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है कि 4 साल के बाद आप सिर्फ हमें 11.71 लाख रुपए हमें देंगे, तो इससे क्या हम आगे की अपनी पूरी जीवन व्यतीत कर पाएंगे या हमारा जो घर खर्च है वो चला पाएंगे। ठीक है, दूसरी ओर क्या आ रही है इसके अंदर, फिर अगला है कि इसके अंदर जो है एज देखो, ज्यादातर अभी जैसे और हमारे अभी जो सेना के अंदर जो एज है वो 27 साल मैक्सिमम एज होती है, 18 से 27 साल, इसके ना पहले ना बाद में। और इसमें किसी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्ट आपको इस एज में हो तो सेना में लिया जाता है, नहीं लिया जाता। ठीक है, और अभी के अनुसार सेना की जो औसत आयु है, ठीक है, वो 33 वर्ष आकी गई है। ठीक है, तो 33 वर्ष का भी एक योद्धा लड़ता है पाकिस्तान और चीन को अपने मुंह की, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देकर आता है। ठीक है, इसमें कोई नो डाउट है। लेकिन अभी जो छात्र है उनका कहना है कि हम 25 साल, जैसे इसमें क्या है कि 17.5 से 21 साल तक हम भर्ती होंगे। मान लो कि कोई लास्ट 21 साल पे भर्ती हो रहा है तो 4 इसमें जोड़ देंगे तो 25 साल हो जाएगी। ठीक है, अब उनके पास टाइम बचता है 2 साल का, तो 27 साल पे क्या हम नहीं हुए तो हमारा क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसी से मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अब 4 साल वहां पे ये तो है नहीं कि आपको कॉपी पेन देके कोचिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप फिजिकल फिट रह सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आपको कितनी सारी चीज सेना में टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको जीके भी पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है, मैथ भी पढ़नी पड़ती है, अपना फिजिकल भी फिट रखना पड़ता है। तो ये तो है नहीं कि 4 साल में आपको फिजिकल फिट रखा जाएगा। ठीक है, फिजिकल फिट आपका रखा जाएगा लेकिन आपको पढ़ाया थोड़ी जाएगा। तो 2 साल में फिर से उस सिलेबस को रिकवर करके पढ़ना, क्या ये हो पाएगा? ठीक है, तो और मुझे जहां तक लगता है इस तरह की स्कीम से जो राष्ट्र के प्रति भावना है, जो आर्मी की भावना है, उसमें थोड़ा सा डिक्रीज होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है इसके अंदर
क्या करेगा 21 साल में, 21 साल, अब वो ऑब्वियसली बात है, सभी को पता है कि उसको 4 साल ही नौकरी करनी है, तो वो इस पे ज्यादा फोकस ना करके 4 साल के बाद सोचेगा कि मुझे क्या करना है। 4 साल बाद ही रिटायरमेंट कर देंगे, इतना पैसा मेरे पास होगा, कुछ मेरी सैलरी का होगा, तो ये मुझे 4 साल के बाद क्या करना है, उसके दिमाग में पूरी तरह 100% वो सेना में नहीं दे पाएगा और वो आगे के बारे में सोचेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ हैं उनके डाउट जो कि सरकार ने भी नहीं बताया और ये एकदम वाजिब डाउट है। ठीक है, और इसके लिए एक इसमें क्या होगा, सरकार को इसके अंदर क्या फायदा होगा, सरकार का जो पेंशन में पैसा जाता है वो पेंशन का पैसा, बहुत सारा पैसा, अब भारत में कितने सारे फौजी हैं तो उन फौजियों को कितना सारा पेंशन में पैसा देना पड़ता है, वो सारा पैसा पेंशन का बचेगा। ठीक है, वो सारा पैसा पेंशन का बच जाएगा सरकार का। अब देखो इसके अंदर और क्या होगा, और हम एक ये कह सकते हैं, और बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं वो भी इसकी आशंका जता रहे हैं, पता नहीं सरकार ने क्या सोच के इस तरह की योजना डिजाइन की है। राष्ट्र हित में कहीं आतंकवादी गतिविधियों को तो बढ़ावा नहीं मिल जाएगा इस स्कीम से, क्योंकि 4 साल बाद जैसे ही जो आर्मी है, जो अग्निवीर है, वो निकलेंगे तो 4 साल के बाद वो रोजगार की तलाश में जाएंगे। ठीक है, 25% को तो वहीं रखा जाएगा, प्लस 75% को बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है, 75% को घर भेजा जाएगा, तो घर पे उसको चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। आजकल आपको पता है भारत के समाज में कि 75% जो लोग हैं उनको जैसे ही वो हमारे समाज के अंदर आएंगे तो उनके पड़ोसी रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि तेरे में जब काबिलियत ही होती तो तू उस 25% में रुक जाता, 75% में नहीं आता वापस। तो इस तरह की कुछ ताने भी सुनने को मिलेंगे। हमारे जो फौजी हैं 4 साल से रहकर आएंगे। ठीक है, और एक ये जो मैं बता रहा था आपको कि आतंकवादी गतिविधि 4 साल में अभी जैसे ही रहेंगे तो उनको हर चीज की ट्रेनिंग होगी। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, इसको नेगेटिव मत लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये राष्ट्र के हित के लिए तो 4 साल वो ट्रेनिंग करके आएगा। जैसे वो थल सेना में जा रहा है तो उसको विषम टैंक, असोल्ट राइफल्स, AK-47 इस तरह के अत्याधुनिक हथियार चलाने को वो सीख लेगा कहीं ना कहीं। वायुसेना में जाएगा, पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइल, या मतलब हर तरह का उसको ज्ञान हो जाएगा, एयरक्राफ्ट कैसे चलते हैं। वायुसेना में जाएगा, रफाल क्या है, ये इस तरह के हर चीज उसको ज्ञान हो जाएगा। तो उसको आतंकवादी कहीं हायर ना कर ले, क्योंकि उसके पास पहले ही रोजगार नहीं होगा और आतंकवादी उसे अच्छा खासा पैसे का लालच देकर कहीं उसे हायर ना कर ले। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि इस तरह की जो स्कीम है ब्राजील, इजराइल और रूस के अंदर चलती है। रूस के अंदर आपको 1 साल का, रूस और ब्राजील के अंदर आपको 1 साल करना जरूरी है। ठीक है, इजराइल के अंदर आपको 24 से 32, पुरुषों को 24 साल और महिलाओं को 32 साल। लेकिन ये इन देशों में पॉसिबल है, इस तरह का सिस्टम हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राजील जो है वो भारत से बड़ा है जनसंख्या की, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसकी जो आबादी है वो है 20 करोड़, और रसिया की जो आबादी है वो भी 20 करोड़ है और दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इजराइल की आबादी है मात्र 80 लाख। तो इन देशों के अंदर आर्मी की कमी होती है, और तो इनके अंदर ही चीजें पॉसिबल है, और इनके अंदर शिक्षा इतनी ज्यादा है कि हमारे भारत में शिक्षा की बहुत कमी है। ठीक है, दूसरी चीज, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज कुछ न्यूज़ें निकल कर आई हैं कि बिहार के अंदर 5 ट्रेनों को जला दिया गया है। ठीक है, 5 ट्रेनों को जला दिया गया, कहीं कहीं आगजनी की जा रही है। तो सरकार तो आपसे खुद चाहती है कि आप आगजनी करो और हम आप पे कार्रवाई करें। सरकार आपको डायरेक्ट IPC 124A के तहत देशद्रोह के केस में अंदर कर देगी, क्योंकि IPC 124 कहता ही है कि आपने राष्ट्र की संपत्ति या सरकार के खिलाफ
अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ वाले सेक्शन पे तो रोक लगा रखी है, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति रेलवे मोदी जी की तो नहीं है, राजनाथ सिंह जी की तो नहीं है, वो हमारे देश की हमारी संपत्ति है रेलवे। तो आप इस तरह का हिंसक प्रदर्शन ना करें। और इतिहास गवाह है कि हिंसक प्रदर्शन जिन्होंने किया है उनका कुछ नहीं हुआ। चाहे आजादी की लड़ाई देख लो, चाहे अभी हाल ही में 1-1.5 साल पहले किसान आंदोलन देख लो। किसान आंदोलन भी उग्र नहीं था, वो शांति से दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे। और शांति से जो आंदोलन होता है उसे हर वर्ग हर सपोर्ट करने आ जाते हैं, लेकिन हिंसक को कोई सपोर्ट नहीं करता। और सरकार भी आपसे यही चाह रही है कि आप आंदोलन करो, हिंसक हो, हम आपको अरेस्ट करेंगे IPC 124A के तहत। ठीक है, तो आपको शांति से आंदोलन करना है। और यहाँ पे मैं सरकार से कहना चाहूंगा, ठीक है, कि आप ये इतना बड़ा सेना के साथ, और सेना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा करती है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 से आजाद हुआ है। ठीक है, तब से लेके आज तक हमारे देश में ऐसी स्कीम्स नहीं आई। ठीक है, और आप पार्टी की बात करते हो, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पहले भी रह चुके हैं, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने भी इस तरह की स्कीम नहीं लागू की। ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे देश में पॉसिबल नहीं है और ये होगी भी नहीं। और मुझे लगता है कि सरकार को आने वाले टाइम में इसे वापस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस स्कीम की बजाय सरकार को एक ये बनाना चाहिए था। सरकार देखो, जो नेता हैं वो नेता कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बनाते, वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ठीक है, वो अपना लॉस होते हुए नहीं देख सकते। अब आपको पता है नेताओं को पेंशन मिलती है 5-5, 6-6 लाख रुपए। अब देखो होता क्या है, जैसे एक MP है सांसद, वो चुना गया था 2004 में, फिर मान लो वो 2004 में जब वोटिंग हुई थी तब चुना गया था, फिर 2009 में, फिर 2014 में। तो ये 2004 में जो चुना गया था उसकी पेंशन प्लस 2009 में जो चुना गया था उसकी पेंशन, अब चुना गया था वो, और वर्तमान में मान लो कोई ऐसा सांसद तो लगातार जीत रहा है, यहाँ पे हार गया तो ये वाली पेंशन तो मिलती रहेगी, अगले बार यहाँ पे जो सैलरी बन जाएगी वो भी मिलेगी। और एक सांसद की सैलरी होती है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं जो हमारे सांसद बैठते हैं संसद के अंदर, उन माननीयों से कहना चाहूंगा कि आप 11.71 लाख रुपए का एक स्टाइपेंड दे रहे हो और बोल रहे हो कि आप जाइए और इससे अपना काम चलाइए। आप तो 1-1 लाख रुपए सैलरी के ही ले रहे हो और आप 12 लाख रुपए एक साल के कमाते हो सैलरी की। इसके अंदर आपको जो टेलीफोन का खर्चा, आने जाने का किराया है, जब संसद 70 चलता है तो एक सांसद को 2000 रुपए मिलते हैं पर डे के संसद आने जाने के। तो अब ये देख लो, इनको तो एक साल में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एक फौजी है तैयारी करके जा रहा है, वो पूरे 1 लाख वो अपने आजीवन 11.71 लाख रुपए में जीवन यापन करेगा। अब आप सोच लो क्या हो रहा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये कानून ना बना के जो मैं बोलना चाह रहा था वो बताता हूँ आपको। ऐसा कानून बनाना चाहिए, यहाँ पे आपने 21 साल फिक्स की, संसद के अंदर कर दीजिए कि 30 से 40 साल तक ही कोई चुनाव लड़ पाएगा। और ऐसा सिस्टम लागू कर दीजिए जैसा आपने यहाँ पे लागू किया है कि एक बार जो अग्निवीर बन गया वो दोबारा, मतलब 21 साल उसकी हो गई 4 साल के लिए, मतलब एक ही बार बन पाया। तो ऐसा ही सिस्टम संसद, विधानसभा, हर उस राजनीतिक क्षेत्र में लेकर आइए कि एक बार जो CM बन गया वो दोबारा CM नहीं बन सकता, एक बार PM बन गया दोबारा PM नहीं बन सकता, एक बार राष्ट्रपति बन गया दोबारा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, एक बार मुख्यमंत्री, एक बार सांसद, मतलब एक व्यक्ति एक ही बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। ऐसी स्कीम नेता अपने लिए नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आंदोलन कभी भी हिंसक नहीं करना है। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यदि कोई डाउट हो, कोई चीज आपको बुरी लगी हो तो मैं आपसे सॉरी कहता हूं, लेकिन ये जो बातें हैं ये सही है और नेताओं के लिए एक ऐसा कानून भी बनना चाहिए। ठीक है, देश को 75 साल हो गए। अब एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 2 बार PM रहे,
मनमोहन सिंह दूसरी बार है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी तीन बार पीएम रहे, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, एक बार पूरे 5 वर्ष के लिए। तो ये पीएम 2-3 बार रह रहे हैं, वो भी 10-10 दिन, यहाँ सिर्फ 4 साल के लिए। तो आगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ध्यान रहे कि आंदोलन हिंसक ना हो, क्योंकि हिंसक होने पे सरकार तुरंत कार्रवाई का उसे मौका मिल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या पूछना था जिसपे मैं आगे और वीडियो बनाऊं इस टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आप इसे जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। जय हिंद।